एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप लोगों का इंग्लिश सूत्रा में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए लाई हूँ क्योंकि पिछले कल के पेपर को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 12 क्वेश्चन तो एज इट इज़ उसमें से उठा के ले रखे हैं, बाकी भी इधर उधर से टीप टाप के ले रखे हैं। तो क्या पता भाई पीजीटी का पेपर भी इसी तरीके से है, तो क्यों छोड़ो, कोई भी चीज़ क्यों छोड़ी जाए। हालांकि मैंने इससे पहले टीजीटी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले थे और जिसमें मैंने एक आध स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी, जिसपे आज तक मेरे पे कमेंट्स आते हैं। होता यही है, आप कुछ भी अच्छा कर लो उसके लिए कुछ नहीं होता। तो ये जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है मैं करवा रही हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगे और कल के पेपर को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ पेपर बहुत कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी पेपर क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। लेकिन होता यह है कि जब बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं ना तो दिमाग में इसी तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप सिंपल में कंफ्यूज होने में ज़्यादा वो रहता है। जब आदमी ये सोच के जाता है ना अरे बड़ा डिफिकल्ट आएगा, बड़ा डिफिकल्ट, और बहुत ईजी आ जाए तो होता यही है कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। कन्फ्यूज़न में वो चीज़ें कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो ये बहुतों के साथ कल हुआ है, तो वो गलती दोबारा से ना हो। जो पीजीटी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये गलती ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी। और इसी के साथ हम लोग इसे बड़ा करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से इज, इंग्लिश एस्से के फादर कौन है? तो भाई इंग्लिश एस्से के फादर हैं बेकन। इनमें से भी ये क्वेश्चन कल आया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ नोन फॉर हिज एफरिस्टिक स्टाइल। तो बेकन जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश एस्से हैं। मॉन्टेन इज़ द फादर ऑफ एस्से। कई बार ये होता है तो सिर्फ फादर ऑफ दे रखा हो, आप बेकन लगा दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं पढ़ना, और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़रूर मेरी बात याद आएगी। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ जो है वो कौन दिखाता है? तो टेम्पेस्ट के क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि कॉलोनियलिज्म की थीम हमें कहाँ देखने को मिलती है, कॉमनवेल्थ जो है वो कौन बताता है। तो कॉमनवेल्थ जो है वो बताता है, गोंजालो का कैरेक्टर जो है वो आइडियल कॉमनवेल्थ को बताता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो कितना साल कवर करते हैं? तो वो कवर करते हैं 350 ईयर्स, 1200 से 1550 तक 350 ईयर्स वो कवर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। ये कल क्वेश्चन आया भी था। इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी नहीं है? मिल्टन की लिसिडस, शेले की एडोनिस, आर्नल्ड्स की थायरेसिस, या पोप की द रेप ऑफ द लॉक। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। पोप की द रेप ऑफ द लॉक क्योंकि ये एक मॉक एपिक है। विच pseudonym was adopted by Lamb for his essays। लैम जिसे प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है, और लैम ने जो ऐसे लिखने के लिए जो स्यूडोनिम यानी कि छद्म नाम जो अपनाया था उसका उसे क्या क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज ईलिया। ईलिया के नाम से उन्होंने एक ईलिया नाम लिया था ऐसे लिखने के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलेज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। प्रोमेथ्यूज अनबाउंड में कितने एक्ट्स हैं? तो प्रोमेथ्यूज अनबाउंड में एक्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं प्रोमेथ्यूज अनबाउंड में। ये कहानी प्रोमेथ्यूज अनबाउंड की जो है, जिसमें प्रोमेथ्यूज गॉड से उसका झगड़ा जो है वो हो जाता है, उस पर बेस्ड है प्रोमेथ्यूज अनबाउंड की कहानी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसेज ऑफ ईलिया। एसेज ऑफ ईलिया किस चीज़ से भरे हुए हैं? तो वो भरे हुए हैं प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स की। चार्ल्स लैम के जो एसेज हैं वो उनकी आत्मकथा की तरह हैं। उनमें फ्रेगमेंट्स यानी कि उन्होंने अंश बताए हैं अपने साथ, जो चीज़ें उनके साथ हुई वो उन्होंने बताया। लैम के ही एसेज को मिंगल्ड विद पैथोस एंड ह्यूमर कहा जाता है। लैम के एसे के लिए ही ये कहा जाता है कि प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स।
In 3 years she grew, the little girl will be sportive as, little girl will be sportive as, तो इसका है ये वर्ड्सवर्थ की 5 लूसी पोएम्स में से एक है 3 years she grew या द एजुकेशन ऑफ नेचर। तो उसमें कंपेयर करते हैं कि जो छोटी सी बच्ची है she will be sportive as the fawn, तो इसका आंसर है बी। Now the next question is which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished? किसको कीट्स ने कहा है कि ये एक फीवरिश अटैम्प्ट था, यानी कि एक उफान में लिखी हुई चीज़ थी, कोई सोच समझ के लिखा हुआ नहीं था। तो ये एक ब्रेन सिक राजकुमार के बारे में लिखा गया है, दैट इज़ एंडीमियन। एंडीमियन के बारे में ये लिखा गया है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज शैलेज अलास्टर। अलास्टर की स्पेलिंग गलत है इसमें, दैट इज अलास्टर। शैलेज अलास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, शैले के अलास्टर को क्या कहा जाता है? तो इट इज नोन एज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। इन विच पोएम ऑफ शैले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? शैले की कौन सी पोएम में ये लाइन्स आती हैं? अलास आई हैव नो होप, नो हेल्थ, नो पीस विद इन, नो काम अराउंड। तो ये शैले की कौन सी पोएम है? स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन। देखिए कई बार क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चंस को हम गलत कर देते हैं। है स्टेंजाज रिटन डिजेक्शन, भर दिया गोला ओड टू वेस्टविंड में। तो इसे याद रखिएगा, सिंपल। मैंने वही वाली चीज़ आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम डिफ़िकल्ट चीज़ को अचीव कर लेते हैं, ईजी चीज़ पे मात खा जाते हैं, और यही कल के पेपर में हुआ है। By whom Shelley has been called as perfect singing god? Shelley को perfect singing god किसने कहा है? Shelley को perfect singing god कहा है Swinburne ने। Swinburne called Shelley the perfect singing god. In which poem do the following lines occur? They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है द डेफोडिल्स। उसमें जो है ये कहा गया है कि when he see a host of golden daffodils and whenever he is in pensive or in sad mood and they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude means कि वो जो golden daffodils हैं वो आंखों के सामने जो हैं वो कौंधते हैं और उसको जो कहते हैं कि यही अकेलेपन का सौभाग्य है। तो दैट इज द डेफोडिल्स। कहाँ गया? द डेफोडिल्स। फॉर whom Keats used the term egotistical sublime? कीट्स ने किसके लिए ईगोटिस्टिकल सबलाइम वर्ड जो है वो यूज़ करा है? कीट्स ने एक लेटर में ये टर्म यूज़ करा था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी यूज़ किया था शेक्सपियर के लिए, और ईगोटिस्टिकल सबलाइम यूज़ करा है वर्ड्सवर्थ के लिए। तो वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने ये यूज़ किया है। ईगोटिस्टिकल सबलाइम मीन्स कि व्हेन अ पर्सन टॉक्स अबाउट वन सेल्फ, व्हेन ही इंटेंड्स टू टॉक अबाउट सबलाइम थिंग्स एंड apart from that he talks only about himself, so that is known as egotistical sublime। तो उन्होंने ये टर्म जो है egotistical sublime जो दिया है वो वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब के लिए जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने यूज़ करा है? तो ये यूज़ करा है कॉलरिज ने। कॉलरिज ने, क्योंकि कॉलरिज जो है वो चार्ल्स लैम्ब के सीनियर थे, 4 ईयर सीनियर्स थे उनके, और इसीलिए उन्होंने इनके लिए टर्म यूज़ करा था जेंटल हार्टेड चार्ल्स। कीट्स पोएम ला बेल डेमसेंस मर्सी, ला बेल डेमसांस मर्सी, इसका मतलब है अ ब्यूटिफुल वुमन विदाउट मर्सी। ये क्या है? ये कहानी है। ये कहानी के फॉर्म में लिखी गई है, तो दैट्स अ बैलेड। बैलेड है ये। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैलेज पोएम अडोनिस इज? शैले की जो पोएम है अडोनिस वो क्या है? दैट इज एन एलिजी। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। कीट्स की मृत्यु पर शैले ने लिखी है अडोनिस पोएम, जिसमें उन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज करा है। हु रॉट द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म? किसने नेसेसिटी ऑफ अथीज्म लिखा है? नेसेसिटी ऑफ अथीज्म वॉज रिटन बाय शैले। शैले जो कि एक अथीस थे, जो वैगन थे, जिन्होंने जो हमेशा जो है लोगों को मीट खाने से मना किया करते थे। और नेसेसिटी ऑफ अथीज्म ये एक पैम्फलेट था जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म वॉज रिटन बाय शैले।
जॉन कीट्स डाइड ऑफ, जॉन कीट्स की मृत्यु किस वजह से हुई थी? तो जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी कंजम्पशन, कंजम्पशन का ही दूसरा नाम है टीबी। अब ऐसा हुआ था, एक बार मैंने ये पहले भी क्वेश्चन बताया था एंड समवन जस्ट पॉइंटेड मी आउट कि मैम कीट्स की डेथ कंजम्पशन से नहीं हुई थी, टीबी से हुई थी। तो मैं इस चीज़ को बता दूं कि कंजम्पशन और टीबी एक ही चीज़ होती है, तो इसीलिए प्लीज़ यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय, बायोग्राफिया लिटरेरिया लिटरेरी बायोग्राफी किसने लिखी थी? ये वही लिटरेरी बायोग्राफी है जिसमें कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोइट्री है उसको उससे वो मतलब उस पे उनका वो सेम मत नहीं रखते थे। तो बायोग्राफिया लिटरेरी में उन्होंने उनकी जो थ्योरी ऑफ पोइट्री थी उसे क्रिटिसाइज भी किया गया। तो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय कॉलरिज, कॉलरिज के द्वारा लिखी गई। Who wrote Tales from Shakespeare? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, अगर आप लोगों ने जिन्होंने ICSE से पढ़ाई करी है सबको पता होगा, वो 6th क्लास में ये बुक भी लगी हुई है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसमें चार्ल्स एंड मैरी लैम ने कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज़ जो हैं वो लिखी हैं। कॉमेडीज़ आर रिटन बाय मैरी लैम एंड ट्रेजेडीज़ आर रिटन बाय चार्ल्स लैम। तो ये लिखी है चार्ल्स एंड मैरी लैम ने, दैट इज़ डी। द टाइटल ऑफ शैलेज इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी इज, शैले की जो इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी है उसका क्या नाम है? तो जो इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी है उसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, द डांस ऑफ डेथ, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। हु सेड माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, ये लाइन्स जो हैं कीट्स की लाइन्स हैं, ओड टू नाइटिंगेल, कीट्स की लाइन्स हैं, बड़ी प्यारा सा ओड है ये। To me the meanest flower that blow can give thoughts that do often lie too deep for tears, who said it? ये लाइन्स हैं वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन्स हैं। और अब आप देखिए इनमें से कहीं पर भी विलियम वर्ड्सवर्थ दे ही नहीं रखे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। Who is called the Prince of English Essays? Prince of English Essays जो कहा जाता है वो कहा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, चार्ल्स लैम को कहा जाता है। द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, रोमांटिक पोएम्स जो है, रोमांटिक रिवाइवल जो है वो किसके अगेंस्ट था? 1798, यानी कि लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे एनोनिमसली, उस पर कॉलरिज या वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं था जब ये उस समय का ट्रेडिशन था। और पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल किस चीज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट था? तो दैट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोइटिक डिक्शन, कि भाई वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि अ पोएट शुड बी अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो इसीलिए इसका आंसर है बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स, अगेंस्ट बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोइटिक डिक्शन, की एक सोची समझी शैली में लिखना, उसके अगेंस्ट था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन, गॉडविन से इनमें से कौन सा इन्फ्लुएंस था? भाई देखिए शेक्सपियर तो हो नहीं सकता, गॉडविन से बहुत पहले उन्होंने जन्म ले लिया था। वर्ड्सवर्थ, शैले, टेनिसन, तीन इनमें से कोई भी हो सकते हैं। देखिए वर्ड्सवर्थ वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड शैले टू वॉज इन्फ्लुएंस्ड। अब दोनों में से किसे माने? अब ये क्वेश्चन इस तरीके के कंफ्यूज कर देते हैं। वैसे यहाँ पे शैले जो है वो आयोग ने माना हुआ है, लेकिन वर्ड्सवर्थ वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक द पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि गॉडविन के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन शैले की क्वीन मैप जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस से प्रभावित होकर लिखी गई है। और शैले के तो ससुर जी भी थे गॉडविन, तो शैले तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन ससुर बनने से पहले इन्फ्लुएंस थे। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस की से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल के रख दिया था। ये वर्ड्स है वर्ड्सवर्थ के कि भाई सोनेट को बुराई मत करो भाई, इसी सोनेट की सहायता से वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर ने अपना दिल खोल के रख दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज बाय शैले, इनमें से कौन सा प्ले शैले के द्वारा लिखा गया है? द बोर्डरर्स ये वर्ड्सवर्थ का है। द चेंची जो है वो लिखा गया है, दैट इज बाय शैले, शैले के द्वारा जो है चेंची प्ले जो है वो शैले के द्वारा लिखा गया है।
चार्ल्स लैम अडॉप्टेड द नेम इलिया विच वॉज दैट ऑफ। चार्ल्स लैम ने इलिया जो नाम लिया था वो किसका था? एन इंग्लिश बैंकर, हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, हिज ब्रदर, एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। तो ये आंसर है आपका, एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, ये उसका नाम है। एक इटालियन क्लर्क थे जो उनके साथ साउथ सी हाउस में काम किया करते थे। हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक? कीट्स कभी ग्रीस नहीं गए, कीट्स को ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर भी शैले ने उन्हें कहा था उनकी हेलेनिस्टिक स्पिरिट की वजह से दैट कीट्स वॉज अ ग्रीक। ये शैले की लाइन्स हैं, ये शैले ने कहा है, शैले। Who is the writer of the Adventure of Ulysses? Adventure of Ulysses ये किसने लिखी है? तो ये भी चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी गई है। Adventure of Ulysses is written by चार्ल्स लैम, बच्चों की किताब है ये भी, that is written by चार्ल्स लैम। Shelley wrote a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism, by whom was he inspired? मैंने अभी आपको बताया था शैले ने Necessity of Atheism लिखी क्योंकि शैले was against any sort of religion। तो वो जगह उन्होंने ये चीज़ लिखी The Necessity of Atheism, जिसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। और ये उनके किस से? तो वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ह्यूम से। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूम, और ह्यूम से प्रभावित होकर, एक फिलोसोफर थे ह्यूम, इनसे प्रभावित होकर शैले ने ये लिखा था। हाउ इज लैम एसोसिएटेड विद क्राइस्ट हॉस्पिटल? लैम क्राइस्ट हॉस्पिटल से किस प्रकार एसोसिएटेड है? तो देखिए, इट वॉज द हॉस्पिटल, ये पढ़ने में लग रहा है क्राइस्ट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल है। यहाँ पर हेयर वॉज ही एजुकेटेड। मैंने अभी आपको बताया था कॉलरिज उनके सीनियर थे, तो ये दोनों यहीं पढ़े थे क्राइस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी थी। Who has a love of mystifying and putting his reader on a false ascent? किसको ये था कि अपने रीडर्स को एक फॉल्स एसेंट पर ले जाने का? तो दैट वाज लैम। ये लैम के द्वारा जो है, ये लैम का शौक था। Bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कल यही बताना था कि इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी, तो रेवोल्यूशन पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो ये लाइंस हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। In which magazine did Lamb's essay first time appeared? लैम के ऐसे जो हैं वो फर्स्ट टाइम कौन सी मैगजीन में अपीयर हुए थे? तो दैट वाज लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन में उनके ऐसे जो हैं वो पब्लिश हुए थे। द ओड ऑफ कीट्स आर, कीट्स ने जो ओड लिखे हैं वो कैसे ओड्स हैं? रेगुलर, इरेगुलर, बोथ, रेगुलर एंड इरेगुलर, नीदर रेगुलर नॉट इरेगुलर। कीट्स के जो ओड है दैट इज रेगुलर, इरेगुलर, बोथ, रेगुलर एंड इरेगुलर, तो दोनों तरीके से लिखते थे, रेगुलर भी एंड इरेगुलर भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन कीट्स वॉज क्लासिकल पोएट, सेंटिमेंटल पोएट, डिडेक्टिक पोएट, हेलेनिस्टिक पोएट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था शैले ने कीट्स के लिए यूज़ किया था वर्ड, कीट्स वॉज अ ग्रीक, और ग्रीस का पुराना नाम जो था, पहले नाम था हेलास। तो ये कीट्स में हेलेनिस्टिक स्पिरिट होने की वजह से इसीलिए उनको कहा जाता है हेलेनिस्टिक पोएट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय शैले? इनमें से कौन सा वर्क शैले के द्वारा नहीं लिखा गया है? क्वीन मैप, हाइपीरियन, अलास्टर, द चेंची। तो भाई ये सब, क्वीन मैप जो बहुत ही उनका एक इमेच्योर सा वर्क है, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द चेंची ये उनका ड्रामा है। तो हाइपीरियन जो है वो कीट्स के द्वारा लिखा गया, ये वर्क शैले का नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हमारे और क्वेश्चंस हैं इसके, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ, अब मैं आप लोगों को जो एरर क्वेश्चंस है वो करवा रही हूँ। एरर क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कल भी पूछे गए हैं, और आप लोग जो इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रही हूँ। ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द टू कैंडिडेट्स, द डिफरेंस अमंग देम। पहली बात तो याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई वर्ड, जब डिफरेंस वर्ड आता है तो डिफरेंस के बाद
चाहे मान लीजिए यहाँ पर वैसे तो 2 कैंडिडेट्स दे रखा है, मान लीजिए यहाँ 3 भी होता तब भी यहाँ पर बिटवीन आता, क्योंकि डिफरेंस अपने बाद लेता है बिटवीन। डिफरेंस जो वर्ड है वो अपने बाद लेता है डिफरेंस। जैसे हमने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेंस, क्रोज, जैकडॉज, एंड, तो कुछ भी लगाए, एक तो बिटवीन को फॉलो एंड करता है और एक डिफरेंस जो वर्ड है ना उसके बाद बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहां पर आएगा द डिफरेंसेस बिटवीन देम आर क्वाइट प्रोनाउंस्ड। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये कल क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन यहीं से जो है मतलब पीजीटी के पुराने पेपर में से ही ये क्वेश्चन लिया गया जो कल पेपर में आया है। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ऑरेटर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। वन के साथ जो पॉजेसिव केस भी लगेगा वो लगेगा वंस इंग्लिश, तो यहाँ पर आएगा वंस इंग्लिश। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही जो सौभाग्यशाली, और जो उसे कहते हैं दैट इज ऑस्पिशियस, जो फॉर्चुनेट होता है, तो जैसे कहना चाहिए एक शुभ जो होता है उसे ऑस्पिशियस कहते हैं। कई बार हिंदी का वर्ड ना आता नहीं है, तो ऑस्पिशियस जो है उसके लिए यूज किया जाएगा, उसका एंटोनिम होगा ओमिनस, यानी कि शुभ का ऑपोजिट होगा अशुभ। एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगल मतलब होता है जो बहुत ही खर्चीला, जो ना सुनने वाला, उसे कहा जाता है, तो उसका उल्टा होगा दैट इज फ्रूगल या फ्रूगल, प्रोडिगल। फिर इसमें अटक गई। देखिए भाई प्रोडिगैलिटी का अब आप ये देखिए ये मिलते जुलते से हो गए। प्रोडिगैलिटी का मतलब होता है फिजूल खर्ची। अब आप ये देखिए कि इसमें मित जो है मितव्ययिता, ठीक है। फ्रूगल या फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। इकोनॉमिकल का भी मतलब होता है मितव्ययी। लेकिन इन दोनों में ये है कि भाई ये और ये सेम, अब देखिए सभी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जा रहा है और प्रोडिगैलिटी जो है क्वालिटी बताई जा रही है, इसीलिए इसमें हम इसका ऑप्शन लगाएंगे। पार्सिमनी जो है वो इसका ऑप्शन लगाएंगे, तो क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, तो इसीलिए ये भी क्वालिटी ये भी क्वालिटी, इसलिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एसोट्रिक। एसोट्रिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बहुत ही गूढ़, मुश्किल, जो चीज़ समझना बड़ा मुश्किल होता है उसे एसोट्रिक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका एंटोनिम होगा एपेरेंट, जो स्पष्ट होगा उसे कहा जाएगा। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडिस्क्रीशन। अब ये देखिए इंडिस्क्रीशन का जो एंटोनिम पूछा गया है वो वैसे तो इनमें से तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन उसके हिसाब भाई सर्कमस्पेक्शन, किसी चीज़ को उसके लिए एक मतलब मिलता जुलता जो है वो मैग्नीट्यूड, शानदार जो है वो लगाया गया है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेलिजरेंट। अब आप बेलिजरेंट का देखिए कोऑपरेटिव, पीसफुल, रेवोल्यूशनरी, अनइंटरेस्टेड। बेलिजरेंट लड़ाकू, तो लड़ाकू के लिए आपको यूज करना होगा, बेलिजरेंट जो है लड़ाकू है, तो लड़ाकू के लिए एंटोनिम क्या होगा, दैट विल बी पीसफुल, तो उसके लिए आंसर होगा पीसफुल। सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमनेस्टी। एमनेस्टी का आपको मतलब पता है, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा, तो सिनोनिम देना है, तो सिनोनिम का होगा इसका भी पार्डन, दैट विल बी पार्डन। और ये जहां पे मैंने देखा था अभी इसका आंसर बी दे रखा था, जस्टिस, तो एमनेस्टी का पार्डन होगा, क्षमा को कहा जाएगा। सिनोनिम ऑफ द वर्ड अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है कुशल, तो कुशल के लिए आप यूज करेंगे स्किलफुल। स्किलफुल वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनएक्सोरेबल। जो रोका नहीं जा सकता, जो बिना रुके चलता ही रहता है, दैट इज रिलेंटलेस। इसका सिनोनिम होगा रिलेंटलेस, बिना रुके लगातार चलते चलना, दैट इज रिलेंटलेस। आई बॉट दिस पेन डैश रुपीज, 5 रुपीज। मैंने ये पेन 5 रुपए में खरीदा। अब हम में बोलते हैं तो इन ही लगा देते हैं। अब इसका करेक्ट प्रपोजिशन है आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। 5 रुपए का खरीदा, तो फॉर 5 रुपीज होगा, जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा दैट विल बी फॉर। प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट डैश अबव। वो देखिए जो ऊपर दिया हुआ है, तो साइटेड अबव यानी कि जिसके बारे में उल्लेख ऊपर किया हुआ है।
सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी ट्रीज, तो फीड ऑन, फीड के अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑन। प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, मतलब कल के एग्जाम में, मैं तो ऐसे पूछे जाने कितने एग्जाम हो रहे हैं, मगर फिर भी। द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फ्लाइट, इंडियन मैगपाई दैट्स द नेम ऑफ अ बर्ड, तो इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फ्लाइट, तो इसका आंसर आएगा दैट इज इन अ लॉन्ग फ्लाइट। लुक बिफोर यू लीप, ये तो एक मुहावरा है। लुक बिफोर यू लीप, कोई भी काम करने से पहले भाई, कदम बढ़ाने से पहले देख जरूर लो, तो लुक बिफोर यू लीप। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a good judge never jumps to the conclusion। jumps to the conclusion का मतलब होता है बिना सोचे विचारे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना, तो उसका यूज क्या जाता है, jumps to the conclusion। he has lain awake, देखिए जब एक रेस्टिंग पोजीशन में पढ़ते हैं तो थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है ले की, दैट इज लेन। he has lain awake, लेड मतलब होता है बिछाना उसमें, और यहाँ होता है ही हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाएगी, ही हैज़ लेन अवेक, तो पड़े रहने के लिए यूज़ किया जाता है लेन अवे, लेन। समथिंग सर्टेनली फेल इन, भाई कुछ ना कुछ गिरा है, क्योंकि मुझे एक छपाक की आवाज़ सुनाई दी है, तो यहाँ पर आपका जो कंजंक्शन आएगा वो फॉर आएगा, क्योंकि जब अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो फॉर का यूज़ किया जाता है। He has finished reading dash books that he had, उसने जो थोड़ी बहुत किताबें उसके पास थी वो उसने कंप्लीट कर ली हैं, तो यहाँ पर आएगा he has finished the few books that he had। The patient was disappointed at not, disappointed जो अपने साथ preposition लेता है that is at, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा at। तो भाई आज का एट आएगा, मैंने जल्दी मिटा दिया हो तो माफ़ कीजिएगा, एट आएगा। द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड एट नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। तो आज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ये 2000 से लेके 2013 तक के अभी एक पार्ट जो है क्वेश्चंस का कराया है। कल से आप लोगों के लिए कुछ नए कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी जोड़ेंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।